आज मेरी सेवानिवृत्ति का दिन है। मैंने लगभग 40 साल सरकारी सेवाएं दी हैं और चंबा मेडिकल कॉलेज में मैंने 27 जुलाई को 2018 को ज्वाइन किया था। तो इस हिसाब से लगभग 2 साल 1 महीना और 5 दिन का कार्यकाल रहा मेरा। आप ये भी जानते हैं कि मैंने सेवानिवृत्ति के लिए सरकार से प्रार्थना की थी। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ये प्रार्थना सरकार ने स्वीकार की। सबसे पहले तो मैं परम पूजनीय महात्मा का, अपने माता पिता का, परिवार का, साथियों का और सभी मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जब भी समय मिला है और जब भी जरूरत पड़ी है तो मुझे हर तरफ से सहयोग मिला है। आप जानते हैं कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो उस वक़्त मेडिकल कॉलेज की क्या परिस्थिति थी, क्या क्या भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी। यहाँ तक कहा गया था कि ये मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। कारण उसके पीछे क्या थे वो आप सभी परिचित हैं। मेरा तो सिर्फ एक ध्येय था और यही सोच के मैं आया था कि मैं अपनी मातृभूमि की और अपने लोगों की कुछ सेवा कर सकूं और किस तरह मेडिकल कॉलेज को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाऊं। ये अलग बात है कि जब मैं आया था तो मेरे दफ्तर के अफसरों ने भी मुझे बताया कि हमारे पास दफ्तर के बहुत सारे कागज नहीं हैं, वो भी सुपरिंटेंडेंट लेवल पे। मेरे कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी वाइप ऑफ कर दी गई, मिटा दी गई। मुझे नहीं पता किसने मिटाई और इस बारे में मैंने सरकार को भी बताया, पत्राचार किया उनसे और साथ के साथ एक छोटी सी रूपरेखा जो मेरे जहन में थी उसके बारे में मैंने गवर्नमेंट को लिखा और उसमें मैंने खासकर ये कहा था कि भाई चंबा में मेडिकल कॉलेज के लिए जो भवन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो 500 बेड का होना चाहिए और दूसरा यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सभी नियमित होने चाहिए, चाहे वो फैकल्टी की बात थी या बाकी बात थी। मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी फैकल्टी जो है वो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आई है और जिसकी वजह से अब हालात कुछ
सुविधाजनक हुए हैं। ये ठीक है कि नॉन क्लिनिकल साइड में फैकल्टी ज़्यादा है और क्लिनिकल साइड में यानी कि उनके लिए जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो संख्या भी कम है, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे ऐसा भी समय था कि जब स्त्री रोग विशेषज्ञ सिर्फ एक ही था, और आज की तारीख में हमारे पास 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और चौथे की यहाँ से संतुति भेज दी गई है और उम्मीद है कि वो चौथा भी यहाँ ज्वाइन कर जाएगा। रही उपलब्धियों की बात, या इस दौरान मैं जो मेरे से बन पाया वो मैंने कोशिश की थी, और कुछ हद तक अगर मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊँ तो शायद आपको भी लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेज के लिए और कुछ ना कुछ सरकार के लिए, दोनों के लिए ठीक। उदाहरण के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ तक फाइनेंशियल पार्ट था तो उसी में हम साल में ये सरकार के एक साल में लगभग 1-1.5 करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपये बचा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल भवन में ही हम 4-5 लाख रुपए बचाते हैं हर महीने का। जो फैकल्टी को मकान दिए हुए हैं उसमें भी हर महीने में 3 से 4 लाख रुपया बचाया जा रहा है। IL&FS से हम ऑलरेडी 60 लाख रुपया वसूल चुके हैं। यही नहीं, आप हैरान होंगे कि यहाँ पे SRL लैब में, जिसमें हर महीने पहले 7-8 लाख रुपया या 6-7 लाख रुपया बिल आता था, अब वो बिल कम होकर 3-3.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये के लगभग आ गए। और मेरी अपने जो कॉलेज के कर्मचारी थे उन सब से ही सहयोग से ये सब कुछ पूरा हो पाया है। और इसके साथ साथ फैकल्टी की भी बात कीजिए तो कुछ ऐसी फैकल्टी थी जो कि एलिजिबल नहीं थी, या ऐसी भी फैकल्टी थी जिसको सैलरी कुछ मिलनी चाहिए थी, मिली कुछ। तो उसमें भी हम कम से कम 2.5-3 लाख रुपया कम से कम इतना हम उसमें भी सेव कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि जब मेरे संज्ञान में ये बात लाई गई कि 2017-18 में जो बच्चे NRA कोटा के मिस्ट यहाँ पे दाखिल हुए थे उनसे लगभग 55 हज़ार के अराउंड अलग से एक फ़ीस ली गई थी। ठीक है, वो फीस सरकारी खजाने में जमा हुई थी, लेकिन वो अतिरिक्त थी जिसकी हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं थी, और ये मेरे से पहले हुई। तो फिर ये बात मैंने सरकार के संज्ञान में लाई थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो पैसे बच्चों से ज़्यादा लिए गए थे वो फिर उनको वापस किए गए। मुझे ये बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज का अपना भवन का कार्य, निर्माण कार्य जो है उस रोल में शुरू हो गया है, और ये आलू वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी को NBCC द्वारा कार्य दिया गया है। लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। वो वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के शुरुआती कार्य होते हैं, जैसे सोइल टेस्टिंग है, बिजली का है, पानी का है, ट्री कटिंग्स हैं, तो वो सब अब एस्पेक्ट जो है वो धीरे धीरे हम यहाँ से एड्रेस कर रहे हैं।
फीस का काफ़ी हद तक मामला आगे बढ़ चुका है। अब आज शायद उसकी इन्यूमरेशन होनी थी, तो उम्मीद है कि जल्दी वो भी हो जाएगा। और यही नहीं, आप सब जानते हैं कि कोरोना से चंबल भी अछूता नहीं है, और इसी दौरान सरकार का ये निर्णय था कि हर एक ज़िले में एक PCR लैब होनी चाहिए। तो हमें भी PCR लैब करने के लिए सरकार से लगभग 1 करोड़ का अनुदान मिला था, और आज की डेट में हमारी PCR बहुत अच्छी काम कर रही है। 10,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, उनमें से 365 जो है वो पॉजिटिव भी आए हैं, और जो वहाँ कर्मचारी काम करने वाले रहे हैं वो दिन रात काम करने वाले, ताकि जो पेडेंसी है वो कम से कम। और अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ऑर्थोपेडिक्स विभाग में आपकी सारी पोस्टें जो फुल हुई पड़ी। इस वक्त 8 डॉक्टर सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स विभाग में काम कर रहे हैं। और यही नहीं, बड़ी बड़ी सर्जरी हैं, स्पाइन की या रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, कूल्हे की सर्जरी, वो पहली बार यहाँ हुई है। और ये अपने आप में ऑर्थोपेडिक्स में अपने आप का एक माइलस्टोन है। इसी तरह मेरे कार्यकाल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में द्वितीय, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष के जो MBA छात्र थे उनके लिए भवन का इंतजाम किया गया है। वहाँ पे टीचिंग क्लासेस शुरू हुई हैं। इसी तरह मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ 3 विभाग यानी कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी और निश्चेतना एनेस्थीसिया विभाग, इन 3 विभाग में हम DNB शुरू कर रहे हैं। DNB जो है वो MD या MS के इक्वलेंट है, तो उसमें भी हमें कुछ और डॉक्टर मिल जाएंगे, जिससे हमारी एक तो कमी कम हो जाएगी और दूसरा हमें वर्किंग फोर्स मिलेगी। काम करने में लोगों को एक हमें आसानी होगी और लोगों को ये एक एडिशनल सुविधा मिलेगी। यही नहीं, इसी काल में, इसी कार्यकाल के दौरान यहाँ पे डायलिसिस भी प्रारंभ हुआ है, और उसमें लगभग 800-900 केसेज अब तक हो चुके हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन भी इसी दौरान लगी है, और इस दौरान हमें एक एम्बुलेंस और एक डेड बॉडी वैन का भी इंतजाम किया गया। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जो मैं बताना चाह रहा था कि ये मेरे कार्यकाल में हुई हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भवन, नया भवन सिरोल में बनना है और जिसका इकरारनामा 2 साल की अवधि है, 2-2.5 साल में वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ, एक ये मुहिम दूर होना चाहिए कि वहाँ पे ही अगर 500 बेड्स का हॉस्पिटल हो तो एक कार्य प्रणाली जो है उसमें बहुत 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 आसानी होगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा। अच्छा, फिर यही नहीं थी, जो कंस्ट्रक्शन की बात थी, तो पहले फेज़ 1 की जो कंस्ट्रक्शन थी वो 346 करोड़ के लगभग रखी गई थी। तो फिर उसमें कुछ थोड़ा सा हमने उनके साथ नेगोशिएट करके, थोड़ी उनसे विचार विमर्श करके, फिर आज की तारीख में जो खर्चा निर्धारित हुआ है वो 319 करोड़ रुपये, ये फेज़ 1 का है। तो फेज़ 1 में हॉस्पिटल बनना है 200 बेड का, इसके साथ साथ 100 बेड का MCH हॉस्पिटल भी बनेगा। और
चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ये जिला अस्पताल है इसमें बिस्तरों की कमी है। आजकल चलो कोरोना है, आजकल मरीज़ कम होते हैं, लेकिन आमतौर पे जब मरीज़ इस सीजन में इन टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे तो कई बार डबलिंग ट्रिपलिंग भी हुआ करती थी। तो उससे बचने के लिए मैंने सरकार को एक प्रपोजल भेजी थी और सरकार ने उसको एक्सेप्ट भी किया और वो क्रियावंत भी हुई। और वो ये थी कि जो मेडिकल कॉलेज टीबी हॉस्पिटल है उसका कुछ पोर्शन जिसको अब हम उसको न्यू टीबी ब्लॉक बोल रहे हैं, वो जिसकी की रेनोवेशन या उसका जो कायाकल्प है वही बदल दी गई है। वहाँ पे जो बिस्तर वगैरह थे उनकी भी उपलब्धता करवाई गई है और मैंने सरकार से ये गुजारिश की है कि उसको कार्यशील करने के लिए कुछ और डॉक्टर्स दें ताकि आने वाले समय में ये डबलिंग ट्रिपलिंग से भी हमें निजात मिले, लोगों को सुविधा भी मिले। और इसके साथ साथ नर्सिंग हॉस्टल भी लगभग वो रेडी हो चुका है, तो उम्मीद है थोड़ा। अच्छा, वो डॉक्टर साहब जो डाटा आपके कंप्यूटर से वॉश हुआ था उस मामले में जांच भी हुई आगे, और जांच में क्या निकला है? देखिए, मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं, मैंने गवर्नमेंट को इस बारे में लिख दिया था, अवगत करवा दिया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और यही नहीं कि और भी बहुत सारे मसले थे। तो मैंने सरकार से ये कहा था कि एक विजिलेंस इंक्वायरी की जाए, ताकि जो लोगों में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सके। जो खर्चा हुआ है, चाहे वो मशीनें खरीदी गई, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदी गई या और चीज़ हुई है, उसका एक जेन्युइननेस पता लगे कि भाई जितना जो खर्च किया क्या ये जेन्युइन था या नहीं। वो स्टाफ जिस मतलब जो वैसे ये मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या कारण रहा कि सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति प्रदान की। सर, विभागीय जांच में अपने स्तर पर जांच में क्या मिला? देखिए, विभागीय जांच में भी कुछ चीज़ें निकली गई, तो वो भी मैंने ऊपर गवर्नमेंट को भेज दिया है। अपने जो उच्च अधिकारी थे उनको इस बारे में भेजा है। एक ही काम करने को अलग अलग तरीके होते हैं, कोई अपनी तरफ से उसको ठीक समझता, कोई दूसरा अपनी तरफ से ठीक समझता। लेकिन जब आप काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, डूब जाते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तब आपको लगता है कि नहीं यार, हो सकता हम ऐसे नहीं ऐसे करते तो शायद बेहतर है। पर वो नियमों से तो बाहर था ना सर? नहीं, वो अब जैसे आपने जो फीस का बताया कि 50-55 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे, बिल्कुल तो वो तो नियम से बाहर था। बिल्कुल, वो नियम से बाहर था, वो सरकार के उसमें उनको जानकारी थी और वो ऑडिट पहला भी बना था जी, ठीक है, और हमने भी यहाँ से वो भेजा था। तो ये मैं कहूँ कि अकेले मैं जो हूँ मैंने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है, इसमें सभी का सहयोग रहा है। और सर, जो आपने रिजाइन दिया है इसका क्या कारण रहा, या आपने जो मांगा है, BRS मांगी है सरकार से, सेवानिवृत्ति मांगी, उसका क्या कारण रहा? क्योंकि आपका भी सेवा काल तो है सर। वैसे भले ही मेरा सेवा काल है, लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर रूटीन में कहा जाए तो आम जो सरकारी कर्मचारी है वो 58 साल की में रिटायर होता है, मेरे तो 65 के लगभग चल रही। तो वो एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार आपको ये लगने लगता है कि यार आप जिस पेस से चाह रहे हो काम करना, जी, वो पेस अगर ना बन रहा हो
काम का मतलब काम को एंजॉय करना है उसको, जी 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 जी। तब वो मजा है। अगर काम आपको लगने लगे कि नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा है, तो फिर लगता है यार कि नहीं। किनारे देखिए मैं किनारे हो जाए। हाँ, मैं यहाँ पे तनख्वाह लेने के लिए नहीं आया था। ये मैं आपको बड़ा क्लियर सी बात बता दूँ, इससे 3 गुना मुझे तनख्वाह मिलती थी, ऑफर थे, ठीक है। लेकिन यूँ कह लीजिए कि ऐसे कारण रहे, सभी को अपनी मातृभूमि प्यारी होती है, सभी को अपना घर प्यारा लगता है, तो उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मतलब सर दुख के कारण आप दे रहे हैं रिजाइन, कि एक जो सहजता है काम करने की, फ्रीडम है, उसमें आप कुछ देखिए अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। देखिए फर्क ये पड़ता है, सरकार की एक अपनी परिस्थिति होती है, एक अपनी कंडीशंस होती हैं, एक अपना एटमॉस्फेयर होता है, एक अपने रूल रेगुलेशंस होती है, तो वो उसमें बंध के चलना पड़ता है। एक प्राइवेट सेक्टर होता है। अब मैंने मान लो मैंने ये चीज़ खरीदनी है, अगर मैंने गवर्नमेंट में खरीदनी है तो मुझे वो सब फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी होता है कि ये चीज़ 10 रुपये की है, ये 20 की है, या 30 की है। अगर 10 रुपये की चीज़ आपको 15 में या 20 में खरीदनी पड़ रही है आपको, ये सर ये जो लेकिन इसी तरह अगर मैंने प्राइवेट में करना है, प्राइवेट में मुझे ये चाहिए, मैंने अच्छा भैया ये चीज़ चाहिए है, जाओ जी ले आओ, तो आपको 10 के 10 में आ जाएगी। हो सकता है 10 की 11 में आए, लेकिन उसमें ये नहीं होगा कि वो 10 की चीज़ है ये 20 में। इसका मतलब आप जो डिमांड कर रहे थे सरकार से, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए सर आप दुखी थे? ऐसी भी बात नहीं है। अब देखिए क्या है, सरकार का एक अपनी सोच होती है किसी चीज करने के लिए। मैं उसके कारण पे आ रहे हैं। आपने जो सेवानिवृत्ति मांगी, आपने बोला मैं सहज नहीं पा रहा था, मेरी बात ऐसी क्या वजह थी, क्या सहज था? मेरी मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी के उस पर आ रहा हूँ। अब मानिए क्या था, यहाँ कहा गया जी कोविड हॉस्पिटल शुरू कीजिए जी। आप कोविड हॉस्पिटल तब शुरू कर सकते हैं कि जब आपके पास उतने कर्मचारी चाहिए, उतने स्टाफ चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतना स्पेस चाहिए। सिर्फ बोलने से तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। फिर एक एटमॉस्फेयर जो होता है ना, जी जी जी, जहाँ आपको थोड़ी सी घुटन महसूस होए, तो फिर लगता है कि नहीं यार, घुटन महसूस हो रही थी सर आपको? देखिए है भी और नहीं भी, सिस्टम में फर्क ये है कि एक सिस्टम है। आप इंडिविजुअल से लड़ सकते हो, आप सिस्टम से लड़ना बहुत मुश्किल। तो सिस्टम से हार कर सर रिजाइन करने? देखिए हार मारना उसको चेंज करना ये इतनी आसान चीज नहीं होती। जूझना भी आदमी का किसी हद तक होता है जी। तो जब वो लगने लगे कि नहीं यार अब जो जिसको कहा जाता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेना। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। सुनिए, अगर आप 2-2.5 महीने और नौकरी करते हैं, सुनिए मैं आपको और दूसरी तरह से कहता हूँ। आज आप लोग सारे आए हैं और बड़े उससे आए हैं, आदर से आए हुए हैं। आज जो आपकी अप्रोच थी, यही अप्रोच जब मैं आया था तब नहीं थी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन फैक्ट है। सर आपने जब बुलाया तब आए? नहीं, आपने बुलाया तो आ गए। सुनिए मेरी बात बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फर्क क्या होता है, सिस्टम को समझने में टाइम लगता है। आपको भी समझने में टाइम लगा, मुझे भी समझने में टाइम लगा, लेकिन जो बिगिनिंग में जो हुआ, जी, मैं ये नहीं कहता कि ये मीडिया ने, ये परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उस वक्त आपको यही फीड किया गया, ठीक है ना, तो आपने उस हिसाब से किया। अब आपको सिस्टम समझ लग गया, आपको पता चल गया कि असलियत क्या है, तो आपके रवैये में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और मैं
बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपको कि भले ही लास्ट में सही पर आप लोगों ने ये समझा और मेरी कदर की, मेरे काम की कदर की। मैं आप सबका बहुत 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 तहे दिल से आभारी हूँ। सर फ्यूचर प्लान इसके साथ बाकी देखिए, फ्यूचर प्लान का तो मैं ये जानता हूँ कि जो ऊपर वाला चाहेगा वही है। भले ही जिसको कर्म प्रधान कहा जाता है, लेकिन कर्म जो है ना वो ऊपर वाला करता है। मैं नहीं कह सकता कि आने वाले समय में मैं ये कर पाऊंगा या मैं वो कर पाऊंगा। इन सबों के साथ